बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे और हर एक की ज़ुबान पे एक मौजू था। उस मौजू के हवाले से वो मौजू ये था कि जनाब पाकिस्तान में डैम की अशद ज़रूरत है, डैम्स बनने की। पानी की क़िल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो हैं वो इससे बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं, और हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारी सारी ज़राअत मुतासर हो सकती है, और बहुत सारे ख़दशात जो हैं वो हमारे सामने रखे गए, और सिर्फ़ एक हल था उसका कि डैम बनाया जाए। डैम वक्त की अहम ज़रूरत है और इसको हमने किसी भी तरह बनाना है। तो सोशल मीडिया पे जब ये कैंपेन देखी तो बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने वाकई इस चीज़ को संजीदगी से लिया है और डैम के बारे में बात हो रही है, और फॉरवर्ड मैसेजेस आना शुरू हुए, पूरी एक पिक्चर्स के साथ, डिटेल्स के साथ लोगों ने मैसेजेस बना के भेजना शुरू किए कि अगर ये डैम बन जाता तो ऐसा था, ये पुराना डैम बना था तो वो उस हुकूमतों में जाके बना था, ये जब फ़ौजी दौर था तब बना था, और उसके बाद कोई डैम नहीं बने, और पता नहीं किस किस्म की बात। मगर ये सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी एक मौजू पर बात करना चाहें, आपके पास पूरा मौका होता है कि आप जो कहना चाहते हैं कह दें। अगर आपकी बात से लोग इत्तफाक करते हैं तो उसे आगे से आगे शेयर करते जाते हैं, रीट्वीट करते जाते हैं, रीपोस्ट करते जाते हैं। मगर अगर आपकी बात में दम नहीं है तो फिर भी आपको कम से कम इतनी जगह तो मिलती है कि आप अपने जो अपने दिल का गुबार है वो निकाल तो सकें, और उसमें भी कुछ दायरे हैं कि आप किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी सारे अपने असूल वगैरह हैं। खैर, हम बात करें डैम के हवाले से। डैम की शिद्दत से ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। अब हमारी हुकूमतें जिनको ये सारा कुछ मालूम तो था, और उन्होंने अभी तक डैम के बारे में कोई संजीदगी से ना तो फ़ैसला किया, ना कोई ऐसी कोई बात की। चीफ़ जस्टिस साहब जो कि जिन्होंने बहुत सारे काम जो अज़ ख़ुद नोटिस लेके उन्होंने काम किए, इसी तरह उन्होंने देखा कि ये डैम का मसला जो है ये बड़ा संजीदा होता जा रहा है, और इस पर कितने पैसे दरकार हैं। पैसे 20 अरब रुपए एक डैम बनाने के लिए दरकार होते हैं। 20 करोड़ हम आवाम हैं। उन्होंने ये सोचा कि अगर 10 रुपये भी अगर कोई एक शख्स दे तो ये बनते हैं 2 अरब रुपए, और अगर 100 रुपया हर पाकिस्तानी, 20 करोड़ आवाम, हर शहरी 100 रुपया अगर वो दे तो 20 अरब रुपए बन जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया लगा। उन्होंने 10 लाख रुपए अपने पास से अतिया दे के अपनी जेब से, और उन्होंने कहा कि ओके, हम सब मिल के डैम बनाएंगे। ये वो उनका सारी सूरत हाल देखने के बाद अज़ ख़ुद नोटिस लेना, इसकी वजह शायद यही थी कि उन्हें मालूम है, वो भी इस मुल्क की तारीख़ से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे जो अगर तो हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि ये लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, तो फिर मेरा ख़्याल है हमें कुछ सदियाँ और इंतज़ार करना पड़ेगा, या पता नहीं। तो डैम की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर, हम ये इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने अपने 2 दिन की तनख्वाह सारे जितने भी पूरे पाकिस्तान आर्मी में जो लोग हैं उन सब ने अपनी 2 दिन की तनख्वाह जमा करवाई, और उसके साथ साथ शाहिद आफरीदी ने इसमें जमा करवाए पैसे, इसमें आमिर खान बॉक्सर जो हैं उन्होंने पैसे जमा करवाए, सैलानी ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे पैसे आए इसमें, और तो और लोगों ने जो अपनी इस्तात के मुताबिक जो वो बर्दाश्त अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे जमा करवाना शुरू किए। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, एक्टर्स ने पैसे जमा करवाए बहुत सुने। एक बड़ी खूबसूरत वीडियो थी, ये बाजोड़ एजेंसी के रहने वाले 2 बच्चे जो कि लाहौर में रहते हैं, जूते पॉलिश करते हैं। उन्होंने 100 रुपया जमा करवाया अकाउंट में, और उन्होंने कहा कि आप भी बाकी लोगों से भी अपील की कि आप भी पैसे जमा करवाएं अकाउंट में ताकि हम डैम बना सकें।
हम उन सारे पाकिस्तानी शहरियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस काम में जो है पहला कदम बढ़ाया है। मगर हम आज इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तकरीबन इन सारी कोशिशों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ के करीब पैसे जमा हुए हैं, जो कि बहुत कम है। और इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास लोग मौजूद हैं और कुछ रिज़ल्ट कोई खातिर खा अभी तक नहीं निकला है। वो मुझे पता है कि आइंदा कुछ दिनों में ये भी सब हो जाएगा। 20 करोड़ क्या 20 अरब क्या बहुत से जो है ना वो पैसे हम लोग सारे मिल के कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े माशाल्लाह मशहूर वकील हैं और बड़े समाजी कारकुन हैं, उसके साथ साथ जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत से काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आजराना आसिफ हबीब साहब, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के जनाब चेयरमैन। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना साहब आप? भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खुश हैं। राना साहब, सबसे पहली बात, जैसे ही ये फैसला जज साहब ने सुनाया, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये अकाउंट खोल दिया गया है, इसमें आप पैसे जमा करवाएं, तो वो जो एक कम्युनिटी है, एक बड़ी तादाद में जो लोग थे जो सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, वो तो एकदम से ठंडे होकर बैठ गए। ठीक है, उन्होंने अब अगर वो वाकई इतना ज़्यादा संजीदा थे तो उन्हें कुछ ना कुछ बेशक 150 रुपये अपने जमा करवाने के बाद उस चीज़ को और ज़्यादा शेयर करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि चलें जी ये अब पैसे जमा करवाएं, अब आ चुका है हमारे सामने, हल आ गया उसका। तो ये कोई 11 करोड़ के करीब पैसों का सिर्फ इकट्ठे होना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी अमाउंट हो गई। हाँ फ़हीम भाई, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, एक एटीट्यूड होना, आपका रवैया, और एक प्रैक्टिस। मिसाल के तौर पे आप अगर लोगों से पूछेंगे कि भाई तालीम के हक़ में है ख़वातीन के, तो सब बोलेंगे हाँ हमें कोई इतराज़ नहीं है। और अगर आप उनका रवैया देखेंगे कि आप जिस जगह पोस्ट पे बैठे हैं आप वहाँ कितनी ईमानदारी से इसके लिए कोशिश करते हैं, वो शायद अपनी हाज़िरी भी ना लगाने जाते हैं। और प्रैक्टिस आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा एक्शन हमने किए हैं ज़ुबान से बढ़कर। तो एक्शन जो है वो बताते हैं कि आप कितना नॉलेज और अपने एटीट्यूड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक तो ये टाइमिंग बड़ी काउंट करती है कि इलेक्शन की टाइमिंग है, आवाम की सारी तवज्जो इलेक्शन की जानिब मरकूज़ है। और चीफ साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि आप बजाय जो आलमी इदारे हैं उनकी तरफ देखने की बजाय अपनी पॉकेट से सेक्रीफाइस करें और डैम बनाएं जो कि आने वाली नस्लों के लिए काम आएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ये 20 अरब वाला जो हदफ है ये पूरा कर लेंगे एक डैम बनाने का? इंशाल्लाह कर लेंगे। और ये 25 जुलाई का इलेक्शन हो जाए, ये एक बड़ा मरहला है पाकिस्तान का, लोग कर लेंगे। और इसके लिए सारी बात है, जो भी हुकूमत आएगी वो इसको एक हुकूमत का बड़ा अमल दखल होता है कैंपेन बनाने में, और वो इसको एक कैंपेन की तरह अगर करती है। और इसके और भी तरीके हैं, अगर आप इसको वैसे करना चाहें तो बिजली के बिल में अगर आप ऐड करके 100 रुपया करें तो उससे भी आ सकती है। पेट्रोल के दो तरीके होते हैं, जब भी कभी मुल्क में क्राइसिस आता है या डिफ़ॉल्ट की तरफ कंट्री को जाते हैं या उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो या तो 2 ऑप्शन है, एक तो बिजली का बिल है और एक पेट्रोल का, जिसके ज़रिए आपको डायरेक्ट एक ही दिन में रिजल्ट आ सकता है। सही। और तीसरा होता है ये वॉलंटरीली जो आप फरमा रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पर लोग जो हैं वो इसमें अपनी रकूम ना सिर्फ जमा कराएं बल्कि दूसरों को भी राग़िब करें कि वो इसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान के बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 70 अरब रुपए की साल में लोग फ़याज़ी करते हैं, खैरात करते हैं पाकिस्तान में। अगर 70 अरब रुपए की खैरात करते हैं तो ये 20 अरब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब देखें, सिर्फ एक शहर के कुछ लोगों ने मिल के एयरपोर्ट बना लिया था जी, वो सियालकोट में। मेरे ख्याल जो ज़मीन थी वो सरकार की थी और इन्होंने एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर खुद कराची में औरंगी टाउन में जो कच्ची आबादी बनी, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, उसकी 8000 गलियाँ जो हैं लोगों ने सेवरेज खुद डाला, सड़कें खुद बनाई। अच्छा, कम्युनिटी ने। और अख्तर हमीद खान साहब वहाँ पे एक प्रोग्राम लेके आए औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के नाम से, OPP के नाम से, लोगों के साथ मिलके उन्होंने आज बनाया। और ये बहुत बड़ी कच्ची आबादी है। तो ये मिसालें पाकिस्तान में मिलती हैं। और अगर लोग चाहें और उसको सियासी पार्टियां उसकी जो है पुष्ट बनाई भी करें। सही।
और हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है, हाँ, ये हमारी फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकती है। हाँ, क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ की बात सुनते हैं, लोग उनके साथ मुंसलिक भी होना चाहते हैं, वो सब इसको, और हमारी क्रिकेट टीम है, हमारे स्पोर्ट्स के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर वो सारे मिल के इसको करें, मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला लेना, ये कदम उठाना, ये बिल्कुल सही था? क्योंकि लोग जो हैं वो कुछ मिली जुली राय जो है ना वो आ रही है। अब पैसे देने पड़ रहे हैं, बेशक 100 रुपया ही है, तो साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि वो जो करप्शन के पैसे थे वो लेके आए ना मुल्क से, वो लेके आए, उनका बनाए डैम, हम क्यों बनाएं? ये देखें, लोगों की डिमांड भी सही है, मगर लोगों की उस डिमांड के सही होने के साथ साथ आपको लगता है कि ये फैसला भी सही है? देखें, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखा जाए क्या बात कही जा रही है। जो उनका मोटिव है वो हमें तो बड़ा पॉजिटिव है कि उन्होंने जब पानी के मसले के पूरे सिम्टम देखे, पूरे मसाइल देखे और बिजली के मसाइल जब उन्होंने देखे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि लोग वॉलंटरली इस चीज़ को करें और गवर्नमेंट बनाए। और दूसरी तरफ उन्होंने, आप देखें, उनकी बात बुरस भी की जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब इधर अचानक एक ब्रेक आ गया, तो एक ब्रेक से वापस आके ना तो फिर फ़ौरन यहीं से बात शुरू करते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स भी लेंगे, हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। पानी की किल्लत, डैम बनना, वक्त की अहम ज़रूरत, ये है हमारा मौजू प्रोग्राम के इस हिस्से का। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं। अच्छा राना साहब, हम बात कर रहे थे कि लोग इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम डैम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल सही है, मगर जो मुल्क से जो पैसा लूटा गया है, अरबों खरबों रुपए जो लूट के लेके गए हैं ये लोग, इन लोगों को पकड़ें, इनसे पैसे निकालें और डैम बनाएं। ये लोगों की बेसिक इनकी ख्वाहिश ये है सारे लोगों की। अब ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए? वो उनकी डिमांड बिल्कुल सही है या जज साहब जो है वो एक अलग मैटर है, उस पर किसी का, मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ राय नहीं हो सकता कि अगर लूटा हुआ पैसा साबित होता है तो उसको लेके आए वापस। बिल्कुल सही है। और इस पे भी किसी का, मैं समझता हूँ, लोगों को इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। बदकिस्मती से जिस काम को ना करना हो उसको हम कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। तो ये इसमें ये बिल्कुल चीफ साहब ने जो फैसला लिया है ये ऑक्सीजन की तरह है कि मैं कहता हूँ अब ये इम्तिहान का वक्त आ गया है कि जो हमारे वकला हैं, जो भी 2 से 2.5 लाख 3 लाख एक फोर्स है, वो जिस तरह उन्होंने वकला तहरीक चलाई थी, आज वो डैम की तहरीक में भी उसी तरह कंट्रीब्यूट करें। सही। और मैं कहता हूँ तमाम शोबाजात ज़िंदगी के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें और एक नेशनल कॉज इसको बनाएं कि कोई भी सूबे हों। अब देखें, सूबे भी 18वीं तरमीम के बाद बाख्तियार हैं, वो भी डैम बना सकते हैं। तो सूबे हों या वफाक हो, उस एक एजेंडे पे आप काम करें, और वो है कि पाकिस्तान के लोगों को पानी देना है और बिजली देनी है। एक नुकाती आपका एजेंडा हो, और वो खा कोई भी पार्टी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, सब सियासी जमातें, इख्तलाफ आपका है असूलों के ऊपर, तरीक़ाकार के ऊपर, लेकिन जब एक सियासी जमात जीत जाए तो फिर ये धरने, ये मुजाहरे, इससे बेहतर है 5 साल आप इंतज़ार करें और हुकूमत के हाथ मजबूत करें, ताकि वो एक एजेंडा जो नेशनल एजेंडा है उस पर काम कर सके। ख़ास तौर पे जो डैम्स हैं और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे पीने के पानी के इशू हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि कोई नेशनल कोई एजेंडा होना चाहिए जिसमें सब जो आज लेके आ रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ सियासी जमातें, वो जीतने के बाद इसको मजबूत करें, और एक पाकिस्तान का कोई टाइम फ्रेम हो कि हमने 2 साल में 3 साल में इतने डैम बनाने हैं, और उसको सब लोग सपोर्ट करें, उसको कोई सियासी टारगेट को अचीव करें फिर सारे। हाँ, उसको कोई सियासी या इलाकाई या ज़ुबान या मसला कि ऐसा मसला ना बनाएं उसको। और अगर उसको टेक्निकल एक्सपर्ट उस पर बात ज़रूर करें, उस पर हर बंदा उस तरह बात ना करे कि जैसे वो इसको कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको फ़िलोसफिकल तौर पे करे। जो वजह हुई कि आज आप देख लें 1953 में कालाबाग डैम बनना था, आज 1953 के बाद पाकिस्तान फिर उसी 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है कि बनाएं ना बनाएं, बनाएं ना बनाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए चीज़ों को। सब उसके अलावा ठीक है, वो तो मुझे नहीं मालूम उसका, मगर क्या उसके अलावा और कोई आपके पास जगह नहीं है हमारे पास डैम बनाने की? अगर वो नहीं बन रहा तो बाकी तो 50 बना चुके होते ना हम तब जी, तक। टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठें और दुनिया के इंजीनियर बैठें, पाकिस्तान के इंजीनियर बैठें, और वो फैसला करें कि
अगर एक चीज़ कंट्रोवर्शियल है तो हम 100 चीज़ें दूसरी बना सकते हैं। सही बात। और ये ज़रूर आपने बिल्कुल, आपका पॉइंट सही है कि एक चीज़ पे बिल्कुल अटक नहीं जाए, सुई वहीं पे अटक जाए। हाँ। तो उस पर बहुत मतलब हो चुका है, लेकिन अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान को इमरजेंसी है पानी के लिए। और देखिए राना साहब, एक और चीज़ कि अगर तो वो वाकई इतना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। अगर उसके बगैर वाकई हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वो एक वही रास्ता है, तो फिर उस रास्ते को हमवार करें, बनाएं उसे जो भी है। बिल्कुल, और उसको उसमें आवाम को कायल करें, जिन लोगों के मसाइल हैं उनको कायल करें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हज़ारों दरगाहें हैं, वहाँ अरबों रुपए के गल्ले के खुलते हैं, वो क्यों ना किसी मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर आप देख लें पाकिस्तान में जो मज़ारात हैं, पाकिस्तान में जो दरगाहें हैं, वहाँ यहाँ वो अगर आप उस पैसे को लोगों के लिए आसानी पैदा के लिए करेंगे तो वो भी मैं क्या समझता हूँ कि एक हो सकता है चीज़ें। वैसे वो पैसे जो आते हैं ये सारे ये महकमा औकाफ के अंडर होते हैं, तो में वो आते हैं, उनके अपने मेरा ख्याल इंतज़ामी अमूर वगैरह पे लगते होंगे। इंतज़ामी अमूर पे लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ वो एक साल बंदा सोच ले कि एक साल हमने तमाम अपना डोनेशन जो है पाकिस्तान में वो हमने डैम पे फिक्स करना है, तो ज़रूर डैम बनेंगे। अच्छा, ये तो फिर हर सेक्टर के लोग अगर एक पेज पे आ जाएं फिर मुमकिन है। बल्कि वो अगर सिर्फ हम यही समझ लें कि हमने 100 रुपया जो है वो अपने घर के जितने मेंबर हैं उनके नाम का 100 रुपया हमने ये इस और तमाम बैंकों ने इसमें अकाउंट खोल दिए हैं, लोगों को आसानी है, लोग किसी भी बैंक में जाके इस अकाउंट में जाके अपने पैसे जमा करा सकते हैं। और जाहिर बात है लोगों को सबसे बड़ा सवाल होता है अकाउंटेबिलिटी का। जाहिर बात है जब इसको जुडिशरी इसको देख रही है, इस चीज़ को ओवरसाइट कर रही है, तो फिर लोगों का जो वो ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है वो भी इसमें एड्रेस हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने जुडिशरी की बात की, मगर इसी के साथ एक दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई थिंक 20 साल पहले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही थी वो, 20 साल पहले कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो के नाम से एक मुहिम चलाई गई थी। तो उससे कितना कर्जा उतरा था और कितने उन पैसों का क्या हुआ था? जब मैंने उसके रिसर्च करने की कोशिश की, थोड़ा सा चेक करने की, तो पता चला जनाब के महंगे तरीन कर्जे उतारे गए थे उससे। बस जी, असल में कर्जे पाकिस्तान के दिन ब दिन आप देख लें, जिस तरह मईशत प्रॉब्लम में आ रही है, जैसे अगर आपका डॉलर जो है वो 10 रुपये महंगा होता है तो आपके अरबों रुपए में कर्जे मल्टीप्लाई हो जाते हैं उस डॉलर की वैल्यू की वजह से। जी हाँ, 13 खरब और पता नहीं कितने जो है ना वो इन्होंने सिर्फ ये एक साल में वो कर्जे लिए हैं जी मुल्क चलाने के लिए, और एक आखिरी साल में, वरना ये सिलसिला चल ही रहा है 5 सालों में। क्या बुरा हाल हुआ, उससे पहले भी जो हुआ है और अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी खाली जेबों के साथ जब आके इधर बैठेंगे तो फिर इनको भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों ने बहुत पैसे दिए थे उसमें, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, कि पाकिस्तान शायद कर्जे से आज़ाद हो जाए, लेकिन वो जितनी पैसों की कोशिश की गई थी उससे कर्जा बहुत बड़ी तादाद में था। और जाहिर बात है कुछ कर्जे ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सूद मुरक्कब जिसे कहते हैं, उन कर्ज़ों को उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। तो वो फिर कर्जे कुछ अदा हुए थे। और ये उसी तरह ही है कि जैसे ये हुकूमत जो आई थी इन्होंने, मगर ये मेरा ख्याल है आटे में नमक के बराबर था। आटे में नमक कुछ भी नहीं, नमक भी ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कर्जे बड़े महंगे हैं। सही है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, अब्बास साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं कासिम बात कर रहा हूँ मदीना मुनव्वरा से। कासिम साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीना मुनव्वरा से आपने फ़ोन किया है, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? सर वैसे तो आपके रोज मौजू बड़े शानदार मौजू है। आज का डैम जो है ना, मतलब पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मामला है इस टाइम। जी, पानी का मामला जो है ना, अच्छा सिलसिला सारा ये है कि जिन जिन लोगों ने डैम नहीं बनाए वो कौमी मुजरिम है। मैं आपको सही बताता हूँ, उनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं थी। जितने सरबरा उसमें कुछ मेरे हीरो भी है ना, उसमें मेरे हीरो जिनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले। बिल्कुल सही है। डैम जैसे कि जी हम सलाम करते हैं साकिब निसार साहब को कि, और उनके लिए फंड रेजिंग के लिए बिल्कुल हम 24 घंटे तैयार हैं। जितने भी मैंने पहले भी आपसे कॉल की थी कि इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी बना के देंगे आपको ना, ये इंशाल्लाह। और हम लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए आपके बहन भाई जो पाकिस्तान में, हम भी सारे जो हैं वो इंशाल्लाह इस कॉज में हिस्सा लेंगे और बना के दिखाएंगे डैम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, और फ़हीम भाई अब ये वो कड़ा वक्त है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील करनी चाहिए कि रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि डॉलर का रेट नीचे आए, महंगाई का सैलाब रुके। तो एक वाहिद हमारे पास रास्ता जो उम्मीद की किरण है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि जो अपने रेमिटेंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। तो ये जब भी क्राइसिस पाकिस्तान पे आता है, आप देखें तो रेमिटेंस का मसला आता है, तो वो फ़ौरन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ जो हमारे सफ़ीर बैठे हुए हैं वो अपनी हर एम्बेसी में बजाय अपने ज़ाती काम करने के हर एम्बेसी में जाके
पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस करें और उनको एक्चुअल सूरत हाल पानी की बताएं और उनको गाइड करें, कन्विंस करें। और जो हमारे टीवी मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके डेलीगेशंस लेके पूरी दुनिया में जाएं और वहाँ से डायरेक्ट इस फंड में पैसे आएँ। मैं समझता हूँ 1 साल की एफर्ट भी बहुत लंबी एफर्ट है, ये पैसा आ जाएगा और डैम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। मगर इसको एक नेशनल एजेंडे पे टॉप प्रायोरिटी पे लेके आएँ। और ये उसी तरह ही है कि जिस तरह आप कोई नेशन है वो डिसाइड कर लेती है डू एंड डाई का मसला, कि हम बेशक घास खाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, लग्जरी आइटम्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक चीज़ बनाएंगे डैम जो उनकी लोगों के लिए एक बिल्कुल मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल सही सर। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम अब्बास भाई, याहिया अर्ज़ कर रहा हूँ। याहिया भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस हमारी तो सुबह ही आपके चंद 2 प्रोग्रामों से होती है, आपके और पीटीवी के प्रोग्राम से होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात होती है, यकीन करें कि। और राना साहब तो बैठते हैं हमेशा बड़ी, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल काम भी करते हैं और बड़ा दर्द दिल रखते हैं। लेकिन भाई ये डैम के हवाले से मेरा थोड़ा मुख्तलिफ ये है। मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है कि हम तो हमेशा पैसे देते हैं, आपको पता है कर्ज उतारो, मुल्क संवारो की स्कीम चली, इकरा सरचार्ज सब कुछ लगता रहा, आज भी हम दे रहे हैं, हर चीज के पैसे दे रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या लाई होती है? देखिए असल में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उनको आप पॉलिटिकली सजा तो दे देते हैं लेकिन उनसे रिकवरी नहीं करते। आज मैं आप क्यों डैम के पैसे दें, आप इस बात को समझिएगा। इसलिए कि देखिए लाखों अरबों रुपए हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स वो खा जाते हैं, फिर हम टैक्स मेरे सर पे क्यों बोझ डाला जा रहा है? आप ये सोचें कि जो जिन लोगों को सजाएं हुई है उनको सजा देके हम खुश हैं, चलो जी नवाज शरीफ जेल में चला गया, इससे मुझे क्या फायदा, आपको क्या फायदा है, दूसरे लोग आ जाएंगे। बात यह है कि जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं, जिन्होंने जो इन्होंने पैसे खाए इस मुल्क के, उनके पास जो पैसे पड़े हुए वो पैसे इतने हैं कि डैम के 50,000 डैम बन जाएंगे उससे। दूसरी बात जो हमें समझने की वो ये है कि देखिए जो भी हर चीज की एक फिजिबिलिटी होती है, जब आप बगैर फिजिबिलिटी से काम करते हैं ना तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। हमारी हर चीज पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है। मैं तो राना साहब से मेरा सवाल है, राना साहब देखिए मैं तो बचपन से ये देख रहा हूँ कि इनकलाब आएगा, चेंज हो जाएगा, इस्लाम आ जाएगा, फिर कोई मॉडर्न आ जाता है, कोई वो आ जाता है। होता क्या है कि वो सारे स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद बोझ हमारी सर पे पड़ता है। एक छोटी सी बात भाई मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। देखिए अभी इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो मोबाइल कंपनियों से जो उन्होंने जो हम नेसेसरी चार्जेस थे वो उन्होंने हॉल्ट कर दिए। अब इसका मतलब ये कि उन्होंने कई गुना चार्जेस हमसे लिए हुए हैं जो कई सालों से ले रहे हैं, वो पैसा अरबों में है। खुदा की कसम अगर ये रिकवरी सिर्फ इन मोबाइल कंपनी से हो जाए, ये डैम बनना आपके लिए मेरे लिए मेरा ही पैसा है, आपका पैसा है जो इनके पास है, क्यों नहीं वापस ले रहे इनसे? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं और वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि याहिया साहब ने कहा कि ये रिकवरी की जाए और डैम बनाया जाए, हमारे सर पे क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल सही। ये रिकवरी करना कितना आसान होता है और कितना आसानी से जो है ना वो सारे पैसे वापस आ सकते हैं। उन्होंने अपने घर में तो नहीं रखे हुए चोरों ने, जिन्होंने भी लूटे हैं या जो पैसे जो चोरी किए हैं यहाँ से, ये चोरी करके रसीद थोड़ी काट रहे कि जनाब ये पैसे हमारे पास हैं, आपको जब चाहिए आप ले लीजिएगा। वो तो इसको उनको ऐसे साबित कर रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। एक ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं आपसे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात कर रहे हैं आज हम पानी की किल्लत के हवाले से। वक्फे से पहले हमारे साथ है हमारे एक दोस्त लाइन पे, याहिया साहब। याहिया ने ये कहा कि उनका कहना ये है कि रिकवरी की जाए, ये जो अरबों खरबों रुपए मुल्क से लूट के लेके गए हैं जितने भी लोग हैं, आप उनसे पैसे वापस निकलवाएं और उनसे डैम बनवाएं, जो मर्जी बनवाएं। ये तकरीबन वही ऐसा कह रहे थे। आप बताएं क्या कहते हैं, ये इतने आसान होते हैं किसी से पैसे निकलवाना? नहीं जी, बहुत मुश्किल काम है और बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके साथ हमारा मुआहदा ही नहीं है कि वहाँ से हम कोई पैसा या किसी फ़र्द को वापस ला सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। साबित हो जाए कि ये पैसे दो नंबर हैं, इन्होंने चोरी किए हैं, हमारे मुल्क जो है वो एक अपनी सरपरस्ती में ये जो है ना पैसे आपने देखे बहुत सारे वर्जन आइलैंड इस तरह के हैं जगह जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपसे कोई नाम नहीं पूछते, बेनामी की प्रॉपर्टी आप वहाँ पे ले सकते हैं। उनके लीगल लॉ का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। और किसी को आपका नाम भी नहीं बताते हैं? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल वो रखते हैं। तो इतना जो लोग समझते हैं उतना आसान वो चीज़ नहीं है। अगर होती तो जारी बात है, हुकूमत ने जब भी आई, आपको पता है पाकिस्तान में जब भी फौजी हुकूमतें आती रही हैं या सियासी हुकूमतें आती हैं, कोशिश उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन क्योंकि पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसका कतई यह मकसद नहीं है कि हम अपना वॉलंटरी काम रोक दें
कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें पैरेलल ये दोनों काम करने चाहिए मुतवाज़ी सिमत में। और आलमी लेवल पे जब हम जाते हैं वहाँ खाली अपने बच्चों के लिए जेनेवा में शॉपिंग करके ना आ जाए, वहाँ बोलें कि ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि लूटी हुई दौलत जो है दुनिया से वापस आए। इसी तरह शफाफियत है कि लूटने ये दौलत जाने से कैसे रोकना है, ये आपके ऊपर आयद होता है कि आपने क्या कानून साजी। तो पैसे को यहाँ से ले जाना, लूट लेना और मतलब उसे कहीं बाहर मुंतकिल कर देना, ये इतना आसान क्यों है? ये इस वजह से कि आपके यहाँ बहुत सारे मसलहत होती हैं, बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, रिश्वत का एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है कि जहाँ से आप पैसा लूटते हैं और पैसा लूट के आप मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए, खा वो हुंडी का चैनल हो, हवाले का हो, तो आप यहाँ से बाहर ले जाते हैं। और फिर आपने देखा हमारे कुछ सियासी शख्सियात के ताल्लुकात खलीजी ममालिक के लोगों से इस तरह रहे कि उनका प्लेन आता था पूरा और प्लेन भर के जाता था, उसको कोई चेक भी नहीं कर सकता था और ना ही किसी की मजाल थी। उनके अपने बल्कि एयरपोर्ट हैं, आप देखें वहाँ पे रहीम यार खां वगैरह में देखें तो अपने ज़ाती एयरपोर्ट है उनके। ठीक है, तो हमारी इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है ना, वो पॉलिसीज़ ने हमें नुकसान दिया। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फ़हीम जी, मेरा नाम फ़हीम है, मोहम्मद फ़हीम जी। फ़हीम, अच्छा, मेरे हम नाम बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी जी, आप लुकिंग वेरी नाइस। एक्चुअली आई एम फ्रॉम फ्रांस, पेरिस। ठीक है। और मुझे आपका प्रोग्राम इत्तेफाक से गुड मॉर्निंग देखता हूँ तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप, डैम बनाने की बात हो रही है आजकल, जो है कि पूरी कौम जो है वो उसमें डोनेशन दे और मतलब इस कॉज में हिस्सा ले, पैसे डाले, और आप फ्रांस से हैं तो आप क्या कहेंगे? अभी बात हो रही थी रेमिटेंस के बारे में भी बात हो रही थी, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? रेमिटेंस तो फ्रीक्वेंटली लोग ना कहने के बावजूद भी फॉरनर जो है वो भिजवाते हैं। वो अपनी ज़रूरियात के तहत उनकी फैमिलीज हैं वो वहाँ पे अपने घर को चलाने के लोग भिजवाते हैं फॉरनर। तो अगर इसमें स्पेशली डैम्स के बारे में लोग भिजवाए, कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहे तो अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं अपनी टीम से भी दरख्वास्त करूँगा थोड़ा वॉल्यूम हाई कीजिएगा प्लीज़ जी। मुझे मेरी तरफ से तो ठीक है जी जी, अब सही है, अब सही है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे फ़हीम साहब? मैं कह रहा था कि इसके लिए एनजीओज होनी चाहिए जो इस पे काम करना चाहिए। एनजीओज के लिए काम होते हैं, डैम्स तो मत बने चाहिए। और मेरा रिलेटेड है, मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ इस वक्त यहाँ पे, मैंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं फेस कर रहा हूँ, बड़ी ट्रबल फेस कर रहा हूँ। वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो मेरे लिए। मैं आदि था फ्रांस में, मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ और पैरा सेंटर में मेरा ऑफिस है। और यहाँ पे जो चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, तंग आ जाता है। सॉरी, क्या ट्रबल्स फेस कर रहे हैं आप? ट्रबल यही रिलेटेड तो डैम से ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट है इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। मगर वो तो ठीक हो गया अभी, ये हमने सुना है। खास अभी आपने शायद लाहौर से कॉल की हुई है, तो वो तो लाहौर के गिरदोनवाब में इंडस्ट्री के लिए तो उन्होंने बिजली का बंदोबस्त कर दिया पूरा, जो हमने सुना है। नहीं सर, मेरा जो जहाँ पे काला शिकागो में मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मुझे मेरी परसों मीटिंग हुई है। ये हाई इनके जो बंदे लोग हैं, BYT अदारा जो मुझे कहता है आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में बातें करते और हैंड्स अप कर बैठे हुए हैं। वहाँ पे लाइट नहीं, उन्होंने मुझे रिटर्न लिख के दिया है कि 5 घंटे आपकी लोड शेडिंग इस इलाके में है और इट शुड बी ओके, ठीक है। और ये ड्यूटी आवर्स में, वर्किंग आवर्स में 5 आवर्स तो मैं कैसे काम कर सकूंगा? और कहते हैं कि कुछ हल निकालेंगे और ये बहुत मैं डिफिकल्टीज में हूँ, वेरी डिफिकल्टीज। चलिए ठीक, ओके 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 फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। हम इस हवाले से कुछ बात करते हैं अभी, और क्या किया जा सकता है, हमें तो यही पता था। जिस तरह बता रहे हैं सनतकार ये सारा साथ दें तो हम इसे देखें। एनजीओज वो कह रहे थे, एनजीओज हैं पाकिस्तान में बहुत, हम इसे नेशनल कॉज बना सकते हैं। लोगों को एक कराची से लेके और आप पूरा देखें चित्राल तक एक मूवमेंट होनी चाहिए कि जो पूरी मोबिलाइजेशन की मूवमेंट हो, ताकि लोगों को मोबिलाइज करें। और ये आप देखें जैसे आप चैनल पे आज कर रहे हैं, इस तरह लोग रेडियो पे करें, सोशल मीडिया पे करें, तो ये सब चीज़ें मैं कहता हूँ एक नेशनल कॉज बन सकती है। इसमें देखें ये सनतकारों का मसला नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के जो है 50 लाख मजदूरों का भी मसला है। ये मजदूरों के घर 50 लाख से 2 करोड़ घरानों का मसला है जो फैमिली मेम्बर है। ये इसको आपको नेशनल कॉज बनाना पड़ेगा और मूवमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि ये जो बिजली है
उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके और ये सारी जनरेशन का मरला जो है वो लोग इस तरफ कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये डैम बनाने से बिजली में भी तो बहुत बड़ा इजाफा होगा, डैम से बहुत बड़ा इजाफा। अच्छा राणा साहब चलें, आइए हम आप सारे लोगों के साथ मिलके हम वादा करते हैं, आप और मैं, हम अपनी जो है वो एक दिन की जितनी भी हमारी आमदन बनती है वो हम डैम बिल्कुल देंगे। और जिस तरह हमारा तो बैंक अल हबीब में है, हम इंशाल्लाह अपने अकाउंट से इसको देंगे और रोल मॉडल बनेंगे। हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन ने प्रोग्राम बनाया, बच्चों ने सेविंग की है और वो सेविंग हमारे स्ट्रीट के किड्स जो है इंशाल्लाह सेविंग जो जाके वो अपने जो उनका बॉक्स है उसमें से जमा कराएंगे। क्या बात है जनाब, क्या बात। थैंक यू सो मच राणा साहब। राणा साहब ने एक दिन की अपनी आमदन जो है वो उसमें डोनेट करेंगे और मैं भी करूंगा, और आप भी जितने लोग हमारा साथ दे सकें वो सिर्फ पैसे डालें उसमें, और इंशाल्लाह ताला जो है हम बहुत जल्द पाकिस्तान में बनता हुआ डैम देखेंगे। थैंक यू सो मच राणा साहब। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजूद पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज उस मौजू पे जिस मौजू पे हम सब कहीं भी घर में बैठे हुए फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे होते हैं, दोस्तों में बैठ के सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं, दफ्तर में ब्रेक में बैठ के सारे कोलीग्स बात कर रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ आजकल आप बैठते हैं यही बात हो रही होती है, इलेक्शन 2018 इलेक्शन हो रहे हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन है, भाई क्या होगा। तो ये एक बड़ा जो है ना वो आजकल सबसे ज़्यादा जिक्र किए जाने वाली बात है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एक दूसरे से। तो हमने कहा क्यों ना आज हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं और सियासत से के मुतालिक जो है ना आज बात करते हैं कि इलेक्शन 2018 इसमें कौन जीतेगा और कौन कौन सी किस किस्म की सूरत हाल है, आवाम का क्या रद्द अमल है और 25 जुलाई को क्या होने वाला है। तो इलेक्शन 2018 के हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा भी ले रहे हैं। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं, बेसिकली एक बिज़नेस मैन है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करम। ठीक ठाक। वही सवाल जो सारे कर रहे हैं, कौन जीतेगा इस दफ़ा ये इलेक्शन? देखिए ये तो मेरे ख्याल से 26 तारीख को पता पड़ेगा कौन जीतेगा। 25 की रात को 26 की सुबह 26 की सुबह बल्कि पता पड़ेगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि इस वक्त तो कबल वक्त होगा। जी 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 और जी, आदमी को जो है ना ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जो रियलिटी होगी वो सबके सामने आएगी। बिल्कुल सही। आप वैसे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप वो 25 जुलाई जिस तरह करीब आता जा रहा होगा वो आपकी भी दिलों की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ होती जा रही होंगी? नहीं देखिए, मेरा सोच ये है कि अगर नसीब में लिखा है हाँ 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 तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सही। देखिए इंसान कोशिश कर सकता है, बाकी जो है ना जिसको बोलते हैं आप अल्लाह की रज़ा जहाँ होती है। देखिए हमको ये सोचना है कि देखिए अल्लाह चाहेगा तो कोई फिर इंसान बनेगा ही बनेगा। सही 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 सही। अच्छा ये बताइए कि अब एक वैसे सवाल, आप सियासत में आपने कदम रखा है, ये बिज़नेस के लिए रखा है या खिदमत के लिए रखा है? देखिए मैंने जो सियासत में कदम रखा है बिज़नेस के लिए नहीं, खिदमत के लिए। उसकी वजह कि मैंने जब सोचा सियासत में जाने का तो मुझे कई पार्टीज से ऑफ़र आई। ठीक है ना। और ऐसे पार्टीज़ मतलब जो अच्छे बड़े पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अगर मुझे बिज़नेस में जाना के लिए होता तो मैं उनको ज्वाइन कर लेता। अच्छा, आपको ये पता है कि पीटीआई में आके बिज़नेस नहीं हो सकता? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। उसकी वजह ये है, देखिए मेन एम जो टारगेट है इनका करप्शन। हाँ ठीक है, करप्शन का खात्मा। पर देखिए करप्शन का खात्मा 2-3 चीज़ों के ऊपर मेन बुनियादें खड़ी हैं। करप्शन का खात्मा, एडुकेशन, हेल्थ वगैरह। देखिए जब करप्शन अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अल्लाह करे, तो बहुत सी चीज़ें उसके साथ खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ये तो बात है, ये तो है सही। अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करते हैं तो आजकल हम जो भी कैंपेन्स देख रहे हैं वो ये जो अपोजिट पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने
कुछ इस तरह के खातिर खा काम नहीं है। जैसे ये देखें आपने पुल बना दिए हमने जनाब, हमने वो अंडरपासेस बना दिए, सड़कें बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की डेवलपमेंट का काम हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ है जैसा पंजाब में काम हुआ है। तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो भी सियासत हो रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इतने पुल नहीं बनाए, हाँ। मगर जिन चीज़ों पे काम किया है वो बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर। नंबर 1 एडुकेशन पे जो काम वहाँ हुआ है, आप इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे डाले। जी हाँ, ये तो एक रिकॉर्ड के मुताबिक लाखों की तादाद में बच्चे गए हैं। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। जी हाँ, आप बिल्कुल ये देखें ना कि माँ बाप जो है अपना पेट काट के बच्चों को ये प्राइवेट स्कूलों में फीसें दे रहे हैं। तो और अगर ये वो गवर्नमेंट स्कूल के हालात इतने अच्छे हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, रोड्स बन रहे हैं, देखिए बहुत से पुल बनना अच्छी बात है, मगर अब देखें हमने कराची का जो बनाया हुआ है, ये जो जंगला बस कराची में भी चलेगी। देखिए, लोगों को माइंडसेट को देख के बनाना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ लोगों को चलने की इतनी आदत नहीं है। सही है। ठीक है, ये बस एक स्टॉप पे उतरेगी और वहाँ से पैदल चलना। हमें इसको डेवलप करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। जो टावर पे उतारेगी और उसको जाना है हबीब बैंक प्लाजा, तो इतने चलना पड़ेगा उसको। हम तो देखें चलते हुए बस से उतर जाते हैं कि देखे जी आधे रास्ते बस को हाथ देते हैं, उन्होंने कहा यहीं रोको। जी हाँ, जी हाँ। ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो वैसे मैं वैसे सोच रहा था, क्योंकि अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डैम के हवाले से, तो ये बस से और इन पुलों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं था प्रायोरिटी पे कि डैम पे काम किया जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो डैम बहुत ज़रूरी था, मगर देखिए हर आदमी का डिफरेंट व्यू होता है। हाँ। हमें सबके व्यू का एहतराम करना चाहिए। सही सही। देखिए, मैं सोचूंगा कि एडुकेशन प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से, हेल्थ प्रायोरिटी है। कुछ लोग सोचेंगे वो प्रायोरिटी है। सही है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू है। सही 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 सही। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अब ये बताइए कि आप खुद किस हलके में खड़े हो रहे हैं? देखिए, मैं हल्का 255 NA 255 से खड़ा हूँ। नाज़िमाबाद वाला जो एरिया। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सही सही। तो आपके वैसे क्या टारगेट्स हैं? अल्लाह ताला अगर आपको वहाँ से कामयाबी देता है तो आप फोकस क्या है? आप वहाँ पे क्या मुनफरिद आपकी मनसूबाबंदी है कि आप उन लोगों के लिए काम करेंगे और उनके लिए मुफीद साबित होंगे? देखिए, एक तो है ना, मसले तो कराची में तकरीबन सबके एक बराबर है। सही है। ठीक है ना, जिसको आप कहें पानी, सीवरेज, स्कूल्स, जी 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 जी। अस्पताल। देखिए, वहाँ पे ये है कि पॉपुलेशन काफ़ी है। जी हाँ, पॉपुलेशन काफ़ी है और थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे सीवरेज का मेन प्रॉब्लम है। वहाँ नालों का, पानी का तो हर जगह है। स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अस्पतालों में जो फंड्स आ रहे हैं और जो अस्पतालों की हालत है वो भी काफ़ी खस्ता है। तो मेजर चेंजेस देखें वही चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ेगी। इसके लिए वहाँ के लोगों को हमारे साथ होना चाहिए, प्लस ट्रांसपेरेंसी हो। देखिए, लोगों को ये पता हो कि सब इतना बजट आया था अस्पताल के लिए और इतना खर्चा हुआ है। देखिए, आज जितनों से मैं पूछता हूँ किसी को नहीं पता कि बजट्स क्या हैं। स्कूल्स के बजट्स लोगों को नहीं पता। उस्ताद जो है वो स्कूल्स आ नहीं रहे हैं। तो बच्चों का एडुकेशन की हालत गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत ख़राब है। तो देखिए, ये सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, मतलब हमारे जो इलेक्शन लड़ रहे, मैं क्योंकि नया हूँ मैं खुद समझना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का कहना है कि देखें जी, MNA का काम ये नहीं है। MNA का अच्छा, काम मैं है। माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं आपकी बात काटूँ कि आपने कहा MNA का काम ये नहीं है। ये इस पे यहीं से बात को अगर दोबारा शुरू की जाए और एक मुख्तसर सा वक्फा ले लिया जाए तो इजाज़त है आपकी तरफ? बिल्कुल। बिल्कुल सही है जनाब। तो एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ हैं आज महमूद मौलवी साहब, जो कि पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इलेक्शन 2018 से मुतल्लिक़ बात हो रही है। वक्फे से पहले बात हो रही थी जनाब के मौलवी साहब, आपके इलाके में, आपके हलके में, वहाँ पे अगर आप कामयाब होते हैं तो आप क्या ऐसे जो हैं वो प्लान्स रखते हैं उनके लिए? तो आपने कहा कि मैं सब कुछ शफाफ रखना चाहूँगा कि जितने पैसे आए हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि इतने पैसे जो है वो आए हैं, और उन पैसों के साथ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम एजुकेशन और हेल्थ और सीवरेज और इन कामों के ऊपर जो है ना वो ख़ास तवज्जो रहेगी। ये आपके इलाके, अपने इलाके की बात की आपने। उसके साथ आप बता रहे थे कि आप लोगों से जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि MNA का ये काम नहीं है। मतलब क्या काम नहीं है MNA का? बहुत से हमारे मतलब पॉलिटिशियंस का ये होता है कि MNA का काम कानून साजी है, ठीक है, और वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में होता है। मेरा कहना है कि देखें, क्योंकि मैं अपने इलाके के लोगों में जब मिल रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि सब देखें, MNA आपने मुंतखब किया, MPA आपने मुंतखब किया, आप ही का मुंतखब करदा MPA, आप ही के लोग बल्दियात में, उसके बावजूद इलाके की हालत अगर ये है तो जिम्मेवार आप किसको ठहराएंगे? इसका मतलब है कि इलाके की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई। बिल्कुल, वो जो नुमाइंदा चुन के भेजा हुआ है कि आप हमारी बात करें, हमारे लिए काम करें, आप हमारी आवाज़ उठाएं, उन आवाज़ नहीं उठाई उसकी। अच्छा, वो जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो कहते हैं कि देखें जी, हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि देखें, अगर इतना मजबूर और हाथ बंधे हुए MNA आदमी हो तो उसको MNA रहने का फ़ायदा क्या? मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, अगर इतना मजबूर हुआ और MNA कोई काम नहीं कर सका, तो मैंने तो ओपन हर चैनल पे कहा है, मैं तो 6 महीने के अंदर, क्योंकि अगर फ़र्क नज़र नहीं आया लोगों को, ठीक है ना, पहले 3 महीने में फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है, वरना 6 महीने में तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर मैं कुछ नहीं कर सकूँ तो मुझे फ़ायदा क्या बैठ के? मैं तो इस्तीफ़ा दे के कहूँगा कि जी रखें। ये देखिए ना, ऐसी क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे आप खड़े हों कि जब आप लोगों के आंख मिला के बात नहीं कर सके और आप छुपते फिरें, तो आप बोले, उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा महमूद साहब, एक चीज़ हमने और भी देखी है कि जितने भी सियासतदान होते हैं वो वोट लेने से पहले वो जब आवाम के पास जाते हैं तो तब बहुत सारे वादे भी होते हैं जो वो कभी वफा नहीं हुए, हमने देखे। और उसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो वापस अपने हलकों में जाके विज़िट भी नहीं करते हैं, उनसे मिलते भी नहीं हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो है इस वक्त, उन्होंने अपने हलकों में जाके एक दफ़ा नहीं जाके देखा, और अभी इलेक्शंस की दफ़ा फिर जो है वो वहाँ पे चले गए। तो क्या ऐसा भी मतलब रवैये में तो आपके कोई हमें बदलाव नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक पैटर्न के ऊपर चलने का पॉलिसी बना रहा हूँ कि महीने में 2 दफ़ा MNA को वहाँ पे होना चाहिए। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे नजर आऊँगा। एक ऑफिस, सब ऑफिस जो है ऑफिस, देखिए ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि देखिए पब्लिक पहुँचेगा कहाँ जाए, ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर मतलब पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो, एक आदमी लोग बैठे हों ताकि जवाब दे सके। देखिए लोग फ़ोन करते रहे और MNA साहब ने कहा जी आवाज़ नहीं आ रही है या साहब बिजी हैं, तो देखिए फिर मसाइल हल नहीं होंगे। सही है। तो एक ऑफिस होना चाहिए जो कि वहाँ पे हो, ताकि लोग अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ लेके आएँ, ताकि आदमी उसको हल कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस, कराची से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इदरीस साहब कराची से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, आपके सामने मौलवी साहब बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने कराची के हवाले से कुछ बातें कही, जैसे कि अभी ये ग्रीन लाइन अभी किसी का भी बनाया हुआ एक मंसूबा है। शायद आपको अंदाजा हो, जिन लोगों ने बसों पे सफर किया हो उनको अंदाजा हो कराची के ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कराची में अगर कम से कम अगर 1 लाख बसों की जरूरत है तो कराची में शायद 5000 बसें भी नहीं होंगी। बिल्कुल सही। ये कि 5% भी ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं है। और सेकेंडली ये कि अगर ये इतना बड़ा अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर, ये आधे कराची को कवर करेगा। उसके अलावा ये कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सर हर किसी को उसके घर से पिक करके उन्होंने टावर पहुंचाना है।
हर किसी को थोड़ी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी सर। दुआ करें कि अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट कामयाबी से चल जाए। सही है, सेकंड ये कि ये जो प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड कोई भी हो सर, और सर बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं अभी, मैं थोड़ी सी अगर इसको तनकीद की तरफ अगर लेंगे तो आप चाहे इसी हवाले से देखिए सर कि इमरान खान साहब 22 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह से हम गवर्नमेंट में आए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए हम कुछ बेहतरी की तरफ हम आगे लेके जाएं, ठीक है। अब आप ये सोचें सर 22 साल के बाद उन्होंने क्या फैसले लिए, इलेक्टेबल्स को अपने पास ले लिया, नंबर 1, चलें ठीक है आपने ये भी कर दिया सर। 5 साल आपको अगर हमने इस सीट पर बिठा दिया और अगर 5 साल के बाद आपने अगर ये कह दिया कि जी अब मुझे पता चला है कि जी गवर्नमेंट चलाते कैसे हैं, तो 5 साल का जवाब कौन देंगे सर? मेरा सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब दे दें सर। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए पहले जो उन्होंने कहा मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ ना, देखिए इन्होंने भी ये कहा कि लोगों को चलना पड़ेगा, तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि चेंज लाना पड़ेगा। देखिए ये हमने बनाया है यूरोपियन स्टैंडर्ड पे, देखिए चेंज लाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ, मगर चेंज के लिए लोगों को इसको काफ़ी मुश्किलात होते हैं, हमारे कल्चर को मदद रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बहुत गर्म है। जी जी जी, देखें अगर ये यूरोप में चलता है वहाँ मौसम का फ़र्क है सर, मगर वहाँ अगर गर्म है तो वहाँ मौसम सर्द होता है, मगर सर्द होता है। देखिए सर्द और गर्मी में थोड़ा देखिए अच्छा खासा फ़र्क तो फ़र्क है। हाँ। एक चीज़ है अल्लाह का, हम तो मैं खुद कह रहा हूँ बहुत खुशाइन है, क्योंकि मैं तो वो आदमी हूँ जो ट्राम में सफ़र कर चुका हूँ, तो बस तो अच्छा। बात की चीज़ है तो बसों में भी मैं सफ़र कर चुका हूँ, जब 10 पैसे बस लेता था हाँ। और ट्राम भी 10 पैसे लेते थे, अरे वाह, ठीक है ना। तो मैं तो मतलब ये है कि कराची के पुराना मतलब रिहायशी हूँ, तो हमने तो 10 पैसे में ट्राम में सफ़र किया हुआ है। फिर उसके बाद टांगे चलते थे, अभी तो लोग को नज़र नहीं आते, मतलब इधर से टांगे पे मैंने भी सफ़र किया हुआ है टांगा स्कूल के दौरान। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं ना, देखें कि 5 साल का कौन, देखें हाँ, मेरा कहना ये है कि आप लोगों को फ़र्क 3 महीने 6 महीने में नज़र आना चाहिए। और देखें मैं अपने लिए तो ओपनली कह रहा हूँ कि देखिए अगर मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर मालूम पड़ा कि जी 3 महीने 6 महीने में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर आदमी बैठ के क्यों बैठे। अच्छा, नहीं, उनका सवाल ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें खान साहब आ जाते हैं और खान साहब जो है अभी 5 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाते जो, तो फिर उसके बाद वो क्या क्या आवाम के पास जो है ना वो जवाब होगा, क्या क्या करेंगे कि ये, तो ये एक वो चांस की बात कर रहे हैं कि हम चांस अगर फ़र्ज़ करें खान साहब को चांस मिलता है और वो भी पिछली हुकूमतों की तरह ही रहते हैं, एक सोच है, मगर होपफुली ऐसा नहीं होगा। लाइक एक खान साहब आ रहे हैं तो कम से कम एक नए इंसान तो हैं, उनके ऊपर कम से कम ये तो चांस तो देना चाहिए कि नए इंसान को चांस इसलिए देना चाहिए कि पुरानों को जो इतना दफ़ा चांस दिया, ठीक है ना, वो तो नज़र आ रहा है कि नहीं कर सके। डॉलर 128 पे पहुंच गया, 128 पे डॉलर पहुंच गया। तो अगर एक आदमी देखे ना, हर आदमी एक देखे 2-2 3-3 बारियां ले चुके हैं, तो एक चांस देके और देखें एग्जाम्पल सामने जो है खैबर पख्तूनख्वा है ना जी, देखें बिल्कुल ब्लैंक नहीं खेल रहे ना लोग। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल सामने है ना। अच्छा, तो पीटीआई का कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो काम हुए हैं जो हम दिखा, वो सुर्खी पाउडर नहीं है जो आप दिखा सकें, वो अंदरूनी तौर पर जो है ना वो काम किए गए हैं, जैसा कि वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जुडिशरी पे, और उसके साथ साथ वो दरख्तों वाली जो कैंपेन है उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती नज़र आती है कि 1 अरब दरख्त लगाए गए। क्या देखिए इस वक्त जो तनकीद कर रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि 1 अरब दरख्त कोई गिन नहीं सकता सही है, ठीक है। तो उस पर देखिए ये तो वक्त बताएगा हाँ कि वो दरख्त जब आएगा। देखिए ना, मैं आज बैठ के ये कह नहीं सकता हूँ, देखिए ना। हाँ, नहीं, उनकी वाकई कसम तो हम भी नहीं खा सकते कि 1 अरब ही है, बेशक आपका ताल्लुक उससे है, मगर जो मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं भी है, तो मगर मैं इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि वो दरख्त लगाने वाला मंसूबा बड़ा कमाल का था। आज मतलब अगर उसमें से मुझे नहीं पता अगर 1 करोड़ भी दरख्त जो है वो तनावर दरख्त बन जाते हैं तो उससे आने वाले सालों में कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप देखें कि वो एक क्लाइमेट को बड़ा एक चेंज फील करेंगे और एक बड़ी बेहतरीन फ़िज़ा जो है मिलेगी, सेहत को सेहतमंद आप जो है ज़िंदगी गुजार सकें, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है फ़ायदे इसके साथ जुड़े हुए हैं जो किसी सड़क या पुल से आपको नहीं मिल सकते थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं इलेक्शन 2018 से मुतल्लिक बातचीत। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन है। अच्छा, वक्फे से पहले जैसे वो हमारे कॉलर थे, वो कह रहे थे कि 5 साल में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर जीत जाती है तो वो भी अगर डिलीवर ना कर सकी तो वैसे क्या क्या टारगेट्स क्या क्या हैं, गोल्स क्या हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो किन चीज़ों को, किन इदारों को, मतलब किस पे ज़्यादा काम करेंगे जो आज तक पिछली हुकूमतें उस तरह नहीं कर सकें? देखिए, इनके प्रायोरिटी गोल्स के करप्शन का नंबर 1, ठीक है, ठीक है, करप्शन करना या खात्मा करना? खात्मा करना ओके, ठीक है, करप्शन का खात्मा, सही है, एडुकेशन, हेल्थ। देखिए, जब आप करप्शन का खात्मा करते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें उसके साथ खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ये तो है। हमारे पाकिस्तान के लोगों में बहुत शऊर है और काफ़ी मेहनती, ठीक है ना, डायनेमिक लोग हैं। सिर्फ ये करप्शन जब ख़त्म होगा ना तो आप इदारों के अंदर खुद ब खुद चेंज देखेंगे। देखिए, पोटेंशियल बहुत है। देखिए, जो करप्शन कर रहे हैं वो एक अलग किस्म के लोग हैं, जो बेचारे नहीं कर रहे हैं वो खौफ में रहते हैं। सही, वैसे तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो बहुत चीज़ों में फ़र्क आएगा। तो अभी ये जो 5 साल की जो एफर्ट थी और ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई खान साहब ने, तो उसके बाद आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में भी करप्शन करना या पैसे यहाँ से निकालना, चोरी करना, या मतलब यहाँ से पैसों को लेके जाना इतना आसान है? देखिए, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्पल जो हुआ है उसके बाद बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये कहूँगा कि करप्शन ख़त्म करने के लिए हमें नीचे से शुरू नहीं करना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। करप्शन शुड स्टार्ट, ख़त्म करना ऊपर से। देखिए, ऊपर से जब ख़त्म होता हुआ आएगा ना, नीचे खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। हम मीडिया भी को मैं कहूँगा या बहुत से लोगों को कहूँगा, हम दिखाते हैं क्या, वो बेचारे पुलिस वाले को दिखाते हैं वो 200 रुपये ले रहा है, वो हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जबकि हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े इतने करप्शन हो रहे हैं, हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, ऊपर से हम ख़त्म करें तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अच्छा, बिल्कुल सही। तो ये भी करप्शन के खिलाफ जो जंग है ये ख़त्म तो नहीं हुई ना अभी? देखिए, ये तो शुरू हुई है। अच्छा, शुरू हुई है, बिल्कुल सही। ये तो अभी वो बोलते हैं ना, खेल शुरू हुआ है। हाँ, सही सही सही। अच्छा, वो एक स्टेटमेंट है खान साहब की, वो उस स्टेटमेंट पे अगर अमल हो गया तो सारे मामला हल हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने ये कहा कि मैं इदारों में फ़रिश्तों को भर्ती नहीं कर सकता, मगर मैं इदारों को ऐसा बना दूंगा कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे फ़रिश्तों की तरह काम करने पे, है ना? तो ये मेरा ख्याल है कि ये हल है। देखिए, सिस्टम जब आप कर देंगे ना और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखेंगे तो बहुत से लोग कर नहीं सकेंगे। देखिए, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर अस्पताल का बजट आपके सामने होगा, अगर उस स्कूल का बजट आपके सामने होगा जो दिया गया है, तो लोग पूछेंगे ना कि भैया ये हमारे स्कूल के लिए इतना पैसे आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? तो बहुत सी चीज़ लोग उसका जवाब मांगेंगे ना कि साहब ये रोड का ठेका दिया हुआ, ये 1 किलोमीटर का। देखिए, रोड का ठेका देते हैं पेपर के ऊपर 30 किलोमीटर। सही है। लोगों को तो पता नहीं है, वो कहेंगे जी बजट ख़त्म हो गया। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि साहब मैंने 30 किलोमीटर रोड का पैसे दिए हुए हैं। वो 30 किलोमीटर बनाया या नहीं बना? तो अगर सिस्टम आप सही करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। सही। अच्छा, ये भी है, देखें आप माशाल्लाह एक बड़े एक इज़्ज़त से और बड़े एक लोगों के दिल जीत के आप बिज़नेस का काम कर रहे थे, बिज़नेस में जो कर रहे थे आप, ये राइस के हवाले से, वो एक्सपोर्ट के हवाले से माशाल्लाह एक अच्छे सेटल हैं आप। तो आपने उन सारी चीज़ों के साथ साथ पॉलिटिक्स में आके जब आपने कदम रखा है, तो आपको पता है कि सियासत में आने के बाद बहुत सारे मुखालफिन भी आपके पास, जहाँ आपके हामी, आपके फॉलोअर्स, आपसे प्यार करने वाले लोग आते हैं, वहाँ आपके मुखालफिन की भी एक तादाद इकट्ठी होती जाती है। तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखें, मुखालफिन की भी आएगी और देखें क्रिटिसिज्म भी आएगा। देखिए, मैं जब पॉलिटिक्स में आने का सोचा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा
कि आपको जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग कहने लगे कि यार ये आदमी खिसक गया है कि अच्छा खासा काम करते करते पॉलिटिक्स में जा रहा है। मगर देखिए, अगर हर आदमी ये सोचते रहा और खौफजदा होते रहे तो फिर लोग आएंगे नहीं। देखिए, मैं तो अब यहाँ पे बैठ के कहूँगा कि और बिजनेसमैन अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। देखिए, आज से 25-30 साल पहले लोग मीडिया से दूर भागते थे, जी हाँ, कहते थे कि यार ये हम शरीफ लोग हैं, हमारे ये फैमिली का काम नहीं है, काम ही नहीं है, सही है। ठीक है। आज लोग देख रहे हैं कि नहीं जी, इसमें चेंजेस आ गई, अच्छी फैमिली से अच्छी फैमिली के खवातीन भी आ गई। हाँ। तो देखें, चेंज लाने के लिए हमें एंटर तो होना पड़ेगा, कोई किसी ना किसी को तो आना ही है। अच्छा, ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि हम बिल्कुल नए लोग और नौजवानों को लेके आएंगे जो हमारी जमात की नुमाइंदगी करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब वो इन 20-22 सालों के बाद जो अब खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग नज़र आते हैं वो सारे वो दूसरी जमातों से ही टूटे हुए हैं, जिनके ऊपर पीटीआई ख़ुद तनकीद करती हुई नज़र आती है। तो अगर वो लोग भी करप्शन में पास में मुलविस रहे हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका भी गिरेबान पकड़ेगी कल को? देखिए, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं कहूँगा पकड़ना चाहिए, कोई भी हो, पकड़ना चाहिए, सही है, कोई भी हो। देखिए, क्लीन ऑन बोर्ड होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। सही। देखें, मैं ये कहूँगा करप्शन कोई भी कर रहा है, उसको मतलब ये नहीं हो सकता कि बख्शिश नहीं होनी चाहिए उसकी कि ये भले पार्टी का हो भले कोई भी हो। देखिए, ये चीज़ अगर हम पिक एंड चूज करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। अच्छा, अवाम के हवाले से क्या कह रहे हैं? मैं कल ही अभी खबरें सुन रहा था तो एक चैनल पे जो है वो बड़ी खुले से बात हो रही थी काफ़ी सारे पार्टीज़ के हवाले से कि जनाब उनकी वो सीट्स खाली थी, वो फ़लानी जगह पे कोई गया कोई नहीं, वो अवाम जो है वो नहीं आए, जलसे जो हैं वो उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह वो पहले जोश व खरोश होता था। तो आपको भी कुछ ऐसा इस बारे में कुछ आपने भी देखा, कुछ कहेंगे? असल में लोग जो है ना, अवाम जो है, उनको यकीन नहीं है, ठीक है ना। उनका कहना ये, मैं भी काफ़ी हल्कों में जगहों पे जा, वो कहते हैं कि साहब ये हर 5 साल के बाद ये होता है, हमें क्या मिलता है, फ़र्क क्या आता है। बदकिस्मती ये है ना कि लोगों ने फ़र्क देखा नहीं। जितने मतलब अवाम हमेशा ये देखती है कि भाई वही कहानी, वही स्टोरीज हम करेंगे और वो एक सीज़न में नज़र आते हैं लोग, जी, उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि इत्तफाकन ये होता रहा है ना कि देखें, इलेक्शन के सीज़न में हर आदमी नज़र आ रहा है, रोड्स भी बन रहे हैं, सफाई भी हो रहा है, लोग झाड़ू लेके भी खड़े हैं, ठीक है ना, गटर भी साफ़ हो रहा है। और जैसे ही ये इलेक्शन सीज़न ख़त्म हो जाता है तो लोग नज़र ही नहीं आते जी हाँ। तो इसमें तो उनका कसूर भी तो नहीं है ना। हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है कि अवाम जो है वो थोड़े से वो हिम्मत हार चुके हैं? हाँ, हिम्मत हार चुके हैं। देखिए, मगर मेरी उनसे सबसे यही दरख्वास्त है कि देखिए, आप हिम्मत अगर लोग हार देंगे ना तो ये फिर बहुत मुश्किल काम है निकलना। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, स्ट्रेंथ अवाम है। बिल्कुल सही, ठीक है। गाइडलाइन आप दे सकते हैं, आप पॉलिसीज ला सकते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन और काम तो अवाम नहीं करना है। तो इनको हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हम एज अ कौम बहुत एग्रेसिव और ताकतवर कौम है। सही। अच्छा, देखें, सिस्टम जो है वो बड़ा ज़रूरी है, सिस्टम देना। अवाम का काम जो है वो इम्प्लीमेंट करना तो है। जिस तरह मैं अभी कल एक शो कर रहा था, वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से शो था ना हमारा, तो ट्रैफिक के निज़ाम पे जब बात हो रही थी तो हम लोग ट्रैफिक कवानीन की उस तरह पासदारी नहीं करते। अब तो अगर सबसे हमने वो सिग्नल पे खड़ा करना हो, सबसे अगर कवानीन की पासदारी करवानी हो, तो मेरा ख्याल है हर बंदे के साथ बाइक पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला बैठ जाए और गाड़ी में एक ट्रैफिक पुलिस वाला बैठ जाए तो फिर भी मुमकिन नहीं है। ना तो मैं हाँ। तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर सिस्टम चेंज हो जाए इस तरह के, वो उसकी अहमियत बढ़ा दी जाए शनाख्ती कार्ड की तरह, और वो तो इस तरह का अगर सिस्टम दिया जाए तो शायद वो सारे ठीक हो जाए। नहीं, देखिए, मैं आपसे कहूँगा बहुत आसान है।
हम यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे दुबई है, सही है। वहाँ पे हम रात को 2 बजे भी सिग्नल पे रुकते हैं। देखिए होता ये ना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और उधर ट्रैफिक पुलिस वाले भी नजर नहीं आते, नजर नहीं आता। देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और लोगों को ये पता हो कि मुझे सजा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सजा किसी को देखिए इतने हैवी फाइन्स हो जो कि वसूल किए जाए। देखिए इधर तो पुलिस वाला खड़ा होता है, लोग वन वे में जा रहे हैं, ठीक है, होना ये चाहिए। उन्होंने कहा देखे जी फाइन होगा, फाइन की कीमत बढ़ा दें, और पुलिस वाला रिश्वत भी नहीं लेगा, और ये करप्शन में आता है। बिल्कुल देखिए वो सर फिर ब्रेक आ गई, मजबूर लोग क्या करें सर। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। इलेक्शन 2018 से मुताल्लिक़ हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं महमूद मौलवी साहब, पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा सर, वक्फे से पहले बात कर रहे थे अब चेंज के हवाले से कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो सब कुछ मुमकिन नहीं। तो आपकी अपने हलके के हवाले से क्या हिकमत अमली, आप वहाँ पे क्या चेंज लाने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपकी वो हिकमत अमली है, और अवाम के अंदर क्या चेंज लेके आ सकते हैं आप, उनकी सोच में, उनकी एक शऊर में, अवेयरनेस में, इस हवाले से? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना, चेंज पॉलिसीज़ में, चीज़ों में तो हम लेके आएंगे। सही है। क्यों मैं कहता हूँ कि आवाम से महीने में 2 दफ़ा मिलना, जब आप आवाम से मिलेंगे और देखिए आपको समझाना पड़ेगा बहुत सी चीज़ें। देखिए ना, आपने एक दफ़ा सफाई कर दी, वहाँ पे लोगों को ये भी तो समझाना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा चल के कचरा आगे डाल दो। हाँ सही है। देखिए ना, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये चेंजेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को समझाना भी पड़ेगा। हम सिर्फ, उन्होंने कहा जी हमने चेंज लिया है, स्कूल्स को आपने करके कर दिया, मगर उस स्कूल्स को मैनेज और चेक एंड बैलेंस, उसको वहीं पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन को बताना पड़ेगा कि जी आप इसको चेक करेंगे। कोई MNA MPA जाके सारे स्कूल्स को चेक नहीं कर सकता। सही है। देखिए वहीं के हलके के लोग जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी कमेटी बननी चाहिए कि जी ये जो है पब्लिक स्कूल्स के अंदर जो है, ताकि उनको जाके देखें कि सब टीचर्स आ रहे हैं नहीं आ। देखिए चेंज काफ़ी ड्रास्टिक आएगा और आना चाहिए। यानी कि आपकी जो हिकमत अमली है वो ये है कि आप अवाम तक आखिर तक जो है वो आप एक सिस्टम जो है वो देना चाह रहे हैं कि एक सिस्टम के तहत हर एक से हम राब्ते में रह सकें, कनेक्शन में रह सकें, उनके मसाइल जो हैं वो हम तक पहुंच सकें और आप तक उनकी रसाई जो है वो आसान हो सके। ठीक, बिल्कुल। देखिए उसकी वजह ये ना, अगर हमारी रसाई उन तक आसान नहीं होगी और हम उनको गाइड भी नहीं कर सकेंगे तो फिर तो वही है ना, तो फिर वही वाली बात होती है, फिर फर्क आपको नजर नहीं आएगा। देखिए फिर तो वही पुराना सिस्टम है कि जी मैंने 5 साल तक नजर नहीं आया। जी जी जी, तो फिर फायदा क्या हुआ? आपको आना पड़ेगा, देखिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। हम असल में अभी तक ये सोचते हैं कि टीवी पे बैठ के, जैसे आज के बच्चे वो क्रिकेट खेलते हैं ना, हमारे दौर में हम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे, आज बच्चा वो कंप्यूटर पे फुटबॉल खेल रहा है। तो हमें एज अ पॉलिटिशियन वो जो है ना, कंप्यूटर पे फुटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा, हमें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा अगर काम करना है। अच्छा एक चीज़ और भी है, बात कर रहे हैं टीवी की और कंप्यूटर की, गेम की, तो ये जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, तो इसमें सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा थे, इस दफ़ा भी एक बड़ी बढ़ चढ़ के कैंपेन्स चल रही हैं। तो आपको लगता है कि ये सारे लोग रियलिटी में भी और ग्राउंड में भी निकलेंगे, बाहर आएंगे और आके जो है ना वो साथ देंगे PTI के साथ? देखिए उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है, और मैं कहता हूँ कि देखिए बाहर तो निकलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक वो बाहर निकल के वोट नहीं देंगे तो देखें चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। मेरा कहना ये, तो मैं तो ये भी कहता हूँ ना कि देखें अगर मैं नहीं भी जीतूँ
लोगों को ये तो मैं कर सकूंगा ना कि बता दो सकूंगा कि यार आप अपने हकूक सामने वाला, देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई जो भी हो उनसे आप ये चीज़ें आप चेक करें। मेरे लिए भी, मैं गया था कल हल्के में गया था, एक जगह जलसा कर रहा था, नहीं साहब पीटीआई के लोगों पे हम पे बुरा भरोसा है। मैंने कहा ना, मैंने कहा आपका फ़र्ज़ है चेक करना। देखिए एक आदमी को आप चेक करें कि देखें जो आपको दिए गए हैं ये आपके पैसे सही इस्तेमाल हो रहे नहीं हो रहे। ये हम आंख बंद कर करके नहीं सोचें कि सब पीटीआई के लोग आए वो बिल्कुल ईमानदार होंगे। देखिए अवाम का काम है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट लें और सोचें समझें। ये जो हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं ना, ये ना करें। मैं बड़े क्लियर कह रहा हूँ, हालांकि एज ए पॉलिटिशियन ओपन बात कर रहा हूँ, ये ना करें आंख बंद करके भरोसा करना। आप आंख खुले रखें, सोच समझ कर चीज़ों को करें। ठीक है। अच्छा वैसे जनरली क्योंकि सिंध की जो सूबाई हुकूमत होती है वो ज़्यादातर यहाँ पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है आज तक, तो वो जो ऐसे लोग जो किसी दूसरी जमात से जीते होते हैं सीट, तो उनके लिए कुछ मुश्किलात वगैरह पैदा होती हैं कि नहीं होती? देखिए मुश्किलात होती है ना। मेरा कहना ये ना, मगर मुश्किलात को उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा और देखिए अवाम में आना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो देखते हैं कि देखें वो इतने बेबस हैं, तो देखें अगर वो सब सीट्स छोड़ देंगे ना तो लोगों को तो नजर आएगा। होता क्या है कि हम अपने नुकसान को करना नहीं है हमें। उन्हें कहा साहब हम तो 5 साल बैठे रहे, सही है, ठीक है ना, हमने बड़ी मेहनत से मैं आज एमपीए बनाऊं, आज एमएनए बनाऊं, मैं ये चांस क्यों लूं? क्यों कि उनको मोहब्बत उस सीट से ज़्यादा है बनिस्बत अवाम से। सही बात, वो अपने मफाद के लिए जो है ना वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा मतलब एक और चीज़ बताइएगा कि इलेक्शन की कैंपेन में ये जो इतने अरबों रुपए लगते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे तो सीट्स पे अलग अलग सीट्स के लिए जो उम्मीदवार हैं वो भी करोड़ों रुपया तो लगा ही रहे हैं, तो क्या आप भी इतने पैसे लगा रहे हैं और इसके हक में हैं? देखिए मैं पहली बार तो इतने पैसे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसके हक में भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही है। होता क्या है, कुछ चीज़ें ट्रेंड के ऊपर चल रही हैं, सही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। होता क्या है कि दोस्त देखें, क्योंकि वो एक ये तमाशा भी ज़्यादा है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। ये मैं आपको बताऊं सही है। दोस्त यार आए, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा यार तुम्हारी तस्वीरें नहीं लगी, अच्छा मैं लगा दूंगा। हाँ, देखिए वो लोग चाहते हैं, उन्होंने कहा जी फलाना मेरा दोस्त है, फलाना वो, देखिए आपके कारकुन हैं, तो उन चीज़ों को देखिए लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, काफ़ी वाज़ेह तौर पे लगा। हाँ। अब वही वाली बात है कि ऊपर से हम यहाँ पे खाना, शादियों में खाना 8-8 डिश दे रहे हैं बड़े लोग, तो बेचारा गरीब आदमी मर रहा है ना। तो जो हम चेंज की बात करते हैं, मैं चेंज सिर्फ करप्शन नहीं, बहुत सी चीज़ों में हमें चेंज करना। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, नेक तमन्नाएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो आपके अज़ाइम हैं ये ऐसे ही रहें और अवाम तक जो है वो फ़ायदा पहुंचना चाहिए। ये ओवरऑल जिसकी भी हुकूमत आए, अवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए और एक बदलाव आना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान को वाकई और तरक्की करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो ये सब हम सब मिल के फ़ैसला करेंगे, अवाम मिल के वोट देंगे, घर से बाहर निकलेंगे और वोट देंगे, और अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसको जहन में रख के वोट दीजिएगा। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।